हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है लैंडमार्क जजमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। और जो लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये जजमेंट ज़्यादातर हर क्वेश्चन में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो लॉ से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर किसी और सब्जेक्ट का किसी और कोई भी और भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें जनरल स्टडी है, जनरल नॉलेज वगैरह भी आती है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी भी आती है, उसमें भी ये लैंडमार्क जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अच्छे स्कोर पाने के लिए। और अगर आप लॉ के एग्ज़ाम दे रहे हैं फैकल्टी में अपने, तो भी आपके बहुत अच्छे ये काम आने वाले हैं ये जजमेंट। और इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लॉ क्लर्क ट्रेनी का इंटरव्यू है अभी हाल फिलहाल में, उसमें भी इंटरव्यूवर्स आपसे इन जजमेंट्स के बारे में पूछ सकता है। क्योंकि ये जो जजमेंट्स है ये पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें अमेंडमेंट से लेकर और दूसरे जो सुधार अलग अलग हुए हैं अलग अलग प्रोविजंस में, उससे रिलेटेड हैं ये लैंडमार्क जजमेंट। और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नया रूप या नई दिशा देने के लिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मतलब सुधार किए जा सकते हैं या अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसका जो मूल रूप है उसे नहीं बदलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मूल रूप है वो वैसा एज इट इज़ बना रहना चाहिए। जो उसका पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट नहीं होना चाहिए, या वो उसके ऊपर कोई उसे मतलब बदलना नहीं चाहिए। जो पर्पस है पर्पसलेस नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो पर्पस है सोसाइटी में सुधार लाना, वो इसका बना रहना चाहिए। और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी बने रहने चाहिए। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं, वो भी एज इट इज़ बने रहने चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मूल रूप है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वायलेट नहीं होना चाहिए, या वो कहीं भी उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा इन जजमेंट्स में कहा जा रहा है। और इसीलिए ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। और इसके अलावा अगर आपके ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी ये बहुत इम्पोर्टेंस है रखते हैं ये लैंडमार्क जजमेंट। और अभी हाल फिलहाल में जैसे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और प्रीएम्बल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब ये जो लैंडमार्क जजमेंट है प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का जो इंटरव्यू है, मेन पर्पस मेरा बनाने के लिए इस वीडियो का यही है कि जो लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का इंटरव्यू देने वाले हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए हेल्प हो सके। क्योंकि इंटरव्यूवर्स इन जजमेंट्स के बारे में ज़रूर पूछ लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, तो उसमें ये जो जजमेंट है इसके बारे में इंटरव्यूवर्स आपसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरी देखें और अच्छे से समझें। क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है इंटरव्यू के टाइम। और इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहें। और मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या स्टूडेंट्स को इससे हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी आपके काम आती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिलती रहे। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन पेशेंस के साथ प्लीज़ देखें और आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए, सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पहला जजमेंट के बारे में बात करते हैं, या केस के बारे में बात करते हैं, जो बात करता है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। और इसमें इशू क्या थे, इशू मतलब किस बेस पर, ये किस प्रॉब्लम्स को लेकर केस फाइल किया गया है, हम इसे देखते हैं। ये रिट पिटिशन से रिलेटेड है बेसिकली। और रिट पिटिशंस वो होती हैं जिसमें हमें ह्यूमन राइट्स जो होते हैं या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें वायलेट होने पर हमें रिट पिटीशन फाइल करने का राइट दिया गया है।
अगर आप बेसिक नॉलेज जानते होंगे, लॉ ग्रेजुएट हैं या लॉ कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा भी लॉ अगर पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिट पिटीशन क्या होती है। इस पर भी मेरी एक डिटेल वीडियो आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी। रिट पिटीशन वो होती हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे ह्यूमन राइट्स जो दिए हुए हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो वायलेट होते हैं तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपने स्टेट के हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा जो सुपीरियर कोर्ट है वहाँ भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए हमें प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 32। और अगर हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं अपने स्टेट में तो हम क्या बोलते हैं आर्टिकल 226 के अंडर जो प्रोविज़न है आर्टिकल 226 के अंडर में हम हैबिस वो जो रिट पिटीशन है वो फाइल कर सकते हैं। और ये जो रिट पिटीशन ये 5 तरह की होती है। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है रिट पिटीशन से रिलेटेड, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल वीडियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है रिट पिटीशन के बारे में। और ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है रिट पिटीशन कितनी तरह की होती हैं और क्या रोल प्ले करती हैं, रिट पिटीशन क्यों फाइल की जाती है वगैरह। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। मेन मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपने इंटरव्यू में इसका जवाब दे दिया कि रिट पिटीशन क्या होती है, तो रिट पिटीशन ह्यूमन राइट्स को सेव करने के लिए हमें दी गई है, या हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए हमें जो है रिट पिटीशन फाइल करने की पावर दी गई है सिटीजन्स को। और कुछ फंडामेंटल राइट्स नॉट सिटीजन्स को भी दी गई है। तो इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं वो नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए गए हैं। इसलिए उस पर भी मेरी जो डिटेल वीडियो है रिट पिटीशन से रिलेटेड उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो अब हम इस केस के ऊपर वापस आते हैं। जो इशू है वो क्या है। A.K. गोपालन वॉज ए कम्युनिस्ट लीडर थे वो वॉज केप्ट इन द मद्रास जेल इन 1950 में अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में उनको डिटेन कर दिया गया, और जिसकी वजह से रिट पिटीशन फाइल की गई बाय रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस जो है वो रिट पिटीशन फाइल की गई रिट प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन लॉ के अंडर में इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जा रही है, जैसे कि हमें आर्टिकल 32 बता रहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जो ये थे A.K. गोपालन, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। ही टेस्टेड हिज डिटेनमेंट वाइल कंटेंडिंग that sections 7, 8, 10, 11, 12, 13 and 14 of the Act abuses articles 13, 19 and 21 of the Indian Constitution। ये जो रिट पिटीशन फाइल की गई ये फंडामेंटल राइट उनके वायलेशन होने की वजह से मतलब फाइल की गई। उन्होंने जो A.K. गोपालन थे उन्होंने कोर्ट में ये बोला कि आर्टिकल 13 में ये कहा जा रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें क्या वायलेट नहीं किया जा सकता, या वो जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकते। अगर मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं और उनमें अमेंडमेंट करके उनमें कोई मतलब हमारे ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये कहा जा रहा है। आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, और आर्टिकल 21 जो देता है वो डिटेंशन से हमें प्रिवेंशन देता है। अगर मान लीजिए किसी को गलत तरीके से डिटेन करा जा रहा है तो आर्टिकल 21 इसमें बात करता है। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम जो दी गई है आर्टिकल 19 में, इसके अकॉर्डिंग भी हम जो प्रोटेस्ट करने का राइट है ये आर्टिकल 19 भी हमें देता है। तो राइट एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी जा रही है इसलिए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अलॉन्ग दीज लाइन्स द सेड एक्ट इज़ अल्ट्रा वायर्स। मतलब ये जो एक्ट है ये अल्ट्रा वायर्स है ऑफ द एसेंशियल थिंग्स अरेंजमेंट्स एज रिवर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं ऑथोराइज कर रहे हैं या उसके बिहाफ में जाकर किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो पावर का अपना यूज़ करना से मतलब होता है अल्ट्रा वायर्स का मतलब। द सॉलिसिटर फर्दर रिप्रेजेंटेड द इशू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेथड करेक्टराइज्ड बाय रेजोल्यूशन कंडीशन। जो सॉलिसिटर होते हैं वो पर्सन होता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है पिटिशनर की तरफ से केस या हियरिंग करते हैं।
या बहस करते हैं, ठीक है, तो उसको सॉलिसिटर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो रिट पिटीशन फाइल की जा रही है उस केसेस में, तो इनमें कहा जा रहा है वो सॉलिसिटर फर्दर रिप्रेजेंटेड द इशू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इशू हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेथड करेक्टराइज बाय रेजोल्यूशन कंडीशन के थ्रू द केस इन्वॉल्व द फॉलोइंग इश्यूज। केस में ये फॉलोइंग इश्यूज इन्वॉल्व हैं। वेदर सेक्शन 7, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 14 आर अल्ट्रा वायर्स एंड वायोलेट्स द आर्टिकल 13, 19 एंड 21। इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन 7 या आर्टिकल 7, 8, 10, 11, 12 और 13 एंड 14 जो है अल्ट्रा वायर्स हैं या ये एक्सिस कर जाते हैं अपनी पावर्स का, इस वजह से वायलेशन होता है आर्टिकल 13 का, 19 का एंड 21 का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वेदर आर्टिकल 19 एंड 21 आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कहाँ यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, क्या ये जो इशू उठाया जा रहा है इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आर्टिकल 19 और 21 जो है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से इन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को का प्रोटेक्शन करने के लिए। फिर नेक्स्ट इशू जो बनता है वो ये बनता है वेदर द डिटेंशन ऑफ द पिटीशन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 इज इलीगल। इसमें मतलब जो इशू उठाया गया इस केसेस में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये इशू से मतलब क्या क्या, मतलब इस केस में पिटिशनर्स को प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि इन इश्यूज़ पर हम यहाँ केस फाइल कर रहे हैं, ये रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है वेदर द डिटेंशन ऑफ द पिटीशनर मतलब वो होता है जो रिट पिटीशन फाइल करता है, और डिटेंशन मतलब उनको जो डिटेन किया जा रहा है या बंदी बनाया जा रहा है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 इज़ इलीगल, क्या ये इलीगल है। और फिर नेक्स्ट इशू जो बनता है वो है वेदर आर्टिकल 22 इज़ द कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ वाइल डीलिंग विद प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। मतलब आर्टिकल 22 क्या कंप्लीट कोड है या प्रोविज़न है अपने आप में फॉर डीलिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस को डील करने के लिए, ठीक है। फिर अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या जजमेंट दिया हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देन अगेन वाइल डिसमिसिंग द एप्लीकेंट्स contentions, the Honorable Supreme Court of India fought that Article 22 of the Indian Constitution, Supreme Court of India जो है फॉट करता है दैट आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन इंडिपेंडेंट कोड, ये इंडिपेंडेंट कोड है, एंड दैट ही वॉज केप्ट बाय द सिस्टम सेट अप बाय लॉ, और ये जो सिस्टम है उसने सेटअप किया है, सिस्टम को सेट किया गया है लॉ के द्वारा। द कोर्ट एडिशनली हेल्ड दैट इफ़ एन इंडिविजुअल्स फ्रीडम इज़ रिमूव्ड बाय द स्टेट as per the system set up by law, for example in the event that the detainment was according to the technique of law at that point, it cannot be said that it disregards the arrangements contained in article 14, 19 and 21 of the constitution of India। इसमें कहा जा रहा है इसमें आर्टिकल डिसरिगार्ड्स किए जा रहे हैं आर्टिकल 14 का द अरेंजमेंट्स ऑफ कंटेन्ड इन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 जो बात करता है वो बात करता है ये भी राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 21 जो बात करता है वो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है। इन द स्पेसिफिक केस द सुप्रीम कोर्ट टुक ए रेस्ट्रिक्टेड पर्सपेक्टिव ऑन आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 वो बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, उसमें बात किया जा रहा है डिटेंशन जो है वो इलीगल कहा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 डिटेन करने की बात नहीं की जा रही, लाइफ एंड पर्सनैलिटी की बात है, ये पर्सनैलिटी की बात है। इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है पिटिशनर ने कहा वो हमारा क्या हो रहा है, आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारी वायलेट हो रही है इलीगल तरीके से डिटेन करने से। वाइल अप्लाइंग द रेगुलेशन ऑफ severability, the Zenith Court pronounced segment 14 as a void as it discovers it to be unconstitutional and violative of the key rights. Court stated the rule of system set up by law and proclaimed the use of fair treatment
condition and worldwide common liberties contracts unimportant in Indian premises. Further, the court proclaimed segments 7, 8, 10, 11, 12 and 13 as infraction the constitutions, thus legitimate as long last the court found that the detainment was legitimate and thus writ discarded in like manner. मतलब ये कहा जा रहा है जो डिटेनमेंट है कोर्ट ने ये लास्ट में माना या फाउंड किया कि जो डिटेनमेंट है वो लिजिटिमेट है, मतलब वैध मानी जा रही है, एंड 10 रिट पिटिशन जो डिस्कार्डेड कर दी गई इन लाइक मैनर, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड किया था कि फर्दर कोर्ट प्रोक्लेम्ड देख आर्टिकल 7, 8, 10, 11, 12 एंड 13 एज इंट्रा इन्फेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रा इन्फेक्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब मैं इसको आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की तो बात है यहाँ, और आर्टिकल जो 14 है वो राइट टू इक्वलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो डिटेनमेंट एक्ट लगाया गया है वो इन सब में इन सब से अलग है, ह्यूमन राइट्स से या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन यहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिटेनमेंट को यहाँ वैध माना गया है। ठीक है, जो डिटेनमेंट किया जा रहा है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो उसे जो है कोर्ट ने वैध माना। और कोर्ट ने ये भी माना कि यहाँ पे जो है कोई रिट पिटिशन नहीं मतलब रिट पिटिशन का कोई मैटर ही नहीं बनता, क्योंकि ये जो वो किया जा रहा है डिटेनमेंट वो वैध माना जा रहा है या वैध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इससे ये फंडामेंटल राइट्स से बाहर है या अलग है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि है 1952 का, और इसमें भी जो इशू उठाए गए हैं वो आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। जो आर्टिकल 13 है वो बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट करने की, जिसमें पावर की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ये हमें बोलता है आर्टिकल 13। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में बेसिकली क्या होता है, एक तरह से दोनों में विरोध होता है, इस वजह से ये रिट पिटीशन फाइल की जा रही है। फिर इसमें हम देखते हैं एपेक्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें जजमेंट दिया। इट वॉज हेल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट से मतलब यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स से मतलब होता है हायर कोर्ट, जो कि हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। दैट द फोर्स प्रेजेंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, मतलब 368 जो हमें पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल्टर द लॉज को ऑल्टर करने की, is exceptionally wide, and it likewise incorporates the ability to remove the major rights enshrined under Part 3 of Indian Constitution. Further, the Supreme Court collectively held that the expressions of Article 368 are completely broad and engaged Parliament to change the Constitution with no exemption whatever. With regards to Article 13, law must be interpreted as meaning principles or guidelines made in exercise of common authoritative force, and no alterations to the constitution made in exercise of constituent force, with the outcome that Article 13 Clause 2 does not influence revisions made under Article 368. मतलब ये कहा जा रहा है बेसिकली कि आर्टिकल 13 जो है क्लॉज 2 वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है आर्टिकल 368 के रिविजन्स पावर को या अमेंडमेंट पावर्स को। ठीक है, इस केस में यही कहा जा रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, चाहे अमेंडमेंट करना पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं,
कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं उसमें हमेशा जो है प्रोविज़न इस तरह से ऐड किए जाते हैं, ए बी करके, या अल्फ़ाबेटिकल प्रोविज़न ऐड किए जाते हैं। जो मेन आर्टिकल होता है उसको वायलेट या उसको डिलीट या रिपील नहीं किया जाता है। लॉ की लैंग्वेज में डिलीट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता रिपील करना। ठीक है, तो उसमें ये कहा जा रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे वायलेट नहीं करना चाहिए, और उसमें जो है सुधार करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य नहीं ख़त्म होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल उद्देश्य है वो सोसाइटी में सुधार करना और ह्यूमन राइट्स को सेव करना कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक तरह से सेविंग गार्ड की तरह है ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 3 है उसको, फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट होने से बचा रहा है। फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ये सारे केसेस। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोलकनाथ वाला केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें इशू रोज किए गए। इन दिस केस द पिटिशनर गोलकनाथ एंड हिज फैमिली क्लेम्ड इन एक्सेस ऑफ 500 sections of land in Punjab, be that as it may during then the state government made an enactment Punjab Securities and Land Tenures Act, wherein under this act Golaknath and his family were not permitted to keep in excess of 330 sections of land. Along these lines, Golaknath recorded a writ request under Article 32 of the Indian Constitution testing the legitimacy of the enactment and that his fundamental right to property was being abused. The issue was whether the parliament has the ability to revise the fundamental rights cherished under part 3 of the Constitution of India or not. The candidates contended that the parliament had no capacity to alter fundamental rights. ये कहा जाए पार्लियामेंट के पास कैपेसिटी नहीं है ऑल्टर करने की फंडामेंटल राइट्स को, वाइल द रेस्पोंडेंट्स कंटेंडेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर इम्प्लाइड एज स्टेटिक एंड नॉन एडेप्टेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर्स। ठीक है, पार्ट 3 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे भी, और जो पिटिशनर गोलकनाथ थे उनकी फैमिली ने क्लेम किया था एक्सेस करना ऑफ 500 सेक्शंस ऑफ लैंड इन पंजाब। ठीक है, फिर इसमें जजमेंट क्या दिया ये देख लेते हैं। इसमें जजमेंट ये कहा गया, ये इसमें भी गोलकनाथ जो ये थे गोलकनाथ ने अपना फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होने की बात कही है। तो जजमेंट का क्या दिया गया ये देख लेते हैं। इन दिस केस द अपेक्स कोर्ट ओवर रूल्ड द जजमेंट गिवन इफ देयर शुड अराइज एन occurrence of Sajjan Singh by most of 6-5 and held that the revision under Article 368 is law inside the importance of Article 13 Clause 2. It was additionally governed by the Honorable Court that legislature detest the ability to revise Part 3 of the Constitution to remove or compress fundamental rights. The Supreme Court fought that fundamental rights are not amendable as expressed under Article 13. इसमें कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेंडेबल नहीं हो सकते, जैसे कि एक्सप्रेस हो रहा है आर्टिकल 13 में, एंड फर्दर मोर एक्सप्रेस्ड दैट आर्टिकल 368 गिव्स द टेक्निक टू करेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट करने की पावर जैसे आर्टिकल 368 कह रहा है। ये डज नॉट प्रेजेंट ऑन पार्लियामेंट द एबिलिटी टू रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। Golaknath's dominant part C mirrors the anxiety and vulnerability in their physics with respect to the then parliament's course. Various enactments that had in some affection penetrated crowded fundamental rights have been passed since 1950.
1950s Parliament by summoning Article 368. The greater part was suspicious that in the event that Sajjan Singh remained, the rule that everyone must follow at that point, a period could come when all the fundamental rights received by our constituent assembly would be weakened and in the end stifled by corrections. Sajjan Singh and Shankar Prasad overruled this conceivable elimination of fundamental rights as a primary concern and dreading the possible progress of democratic India to most of totalitarian India. Consequently, to check this colorable exercise of intensity and spare democracy from dictatorial actions of parliament, the larger part held that parliament cannot revise fundamental rights. मतलब यहाँ पे कहा जा का मतलब शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे तीनों केसेस में बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन होने से बचाना। चाहे आर्टिकल 368 जो है उसके पास पावर है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है जो फंडामेंटल राइट्स है या हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स, उसमें वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। मेन इसमें यही कहा जा रहा है तीनों केसेस में। फिर इसके बाद फोर्थ केस आता है केशवानंद भारती का। ये तीनों चारों केस यही कह रहे हैं, तीनों चारों केसेस का पर्पस ही ये है लॉ को या। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी केस आता है राज नारायण 1975 वाला, ये भी इसी पर बात करता है। ठीक है, तो तीनों केस एक ही बात कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर उसका वायलेट नहीं होना चाहिए या जो मूल उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर मेनका गांधी का केस आया इसके बाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आता है मेनका गांधी केस में भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। मेनका गांधी केस में क्या होता, पासपोर्ट से रिलेटेड केस हुआ था जिसमें पासपोर्ट जो है मेनका गांधी को बाहर जाने से मना कर दिया गया था। ठीक है, तो मेनका गांधी ने रिट पिटीशन फाइल की थी कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वो की जा रही है, उनकी डिटेन किया जा रहा है उनको एक तरह से इलीगल तरीके से। फिर इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया और इसके बाद आता है जिसमें राइट टू इक्वालिटी और बहुत सारे इन तरह के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं का वायलेशन होना कहा गया। फिर आया एट केस IR कोइल्हो केस 2007, इसमें भी इशू यही बताए गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें भी ह्यूमन राइट्स के बारे में ही कहा जा रहा है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस बताया गया है शायरा बानो वाला। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केस जो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ही हैं, चाहे वो किसी भी, इसमें 377 का मैटर बनता है, सेक्शन 377 IPC का। ठीक है, लेकिन इन सब केसेस में सिमिलैरिटी ये है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना। ठीक है, इसलिए मैंने 10 के 10 केसेस के आपको लिस्ट दिखाई। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अगर ये केस लॉ से भी जान लें कि ये जो है केस लॉ है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को बचाए रखने की बात करते हैं और जिसमें जो है फर्स्ट वाला आया फर्स्ट वाला गोलकनाथ का है, सेकंड वाला केशवानंद भारती और थर्ड वाला मिनर्वा मिल्स। इस तरह से करके आप स्टेप बाय स्टेप बताएं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और SCR का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर या रिपोर्ट्स, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, ये जनरल्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर जो कि लॉ में होते हैं। आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।